नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, आप अपनी एनपीएस की जमा हिस्सा राशि का 25% निकलवा सकते हैं, वो भी मात्र 5 दिन में। तो दोस्तों, आप एनपीएस की 25% राशि किस प्रकार से निकलवाएं केवल 5 दिन में, इसके लिए किस प्रकार से अप्लाई आपको करना है, सही तरीका क्या होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ ही दोस्तों, एनपीएस की 25% राशि निकलवाने के लिए क्या क्या शर्तें होती है ये भी आपको बताऊंगा। एनपीएस की 25% राशि निकलवाने से राजस्थान में ओपीएस बहाली के बाद ओपीएस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही एनपीएस की 25% राशि निकलवाने के लिए बैंक डिटेल आपको अपडेट करनी होती है। यदि आपने बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी है परंतु अभी तक भी आपकी बैंक डिटेल सीआरए एनएसडीएल पर अपडेट नहीं हुई है तो आप क्या करें ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एनपीएस की 25% राशि निकलवाने के लिए महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में। पहली जो शर्त है वो यह है कि आप एनपीएस के सब्सक्राइबर कम से कम 3 वर्ष तक के लिए होने चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि आप एनपीएस के कार्मिक के रूप में 3 वर्ष तक आपकी एनपीएस की कटौती हुई है, 3 वर्ष तक आपका हिस्सा एनपीएस का जमा हुआ है तो ही आप एनपीएस की अपने हिस्से की 25% राशि को निकलवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 वर्ष या उससे अधिक। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है दोस्तों कि आप अपने पूरे सेवा काल में केवल 3 बार अपनी 25% राशि को आहरित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, केवल 3 बार। अब दोस्तों, 3 बार की जो यह सीमा है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आप राजस्थान से नहीं हैं, राजस्थान के कर्मचारी नहीं हैं, कहीं बाहर के हैं, तो जब भी आप एनपीएस की इस 25% राशि को निकलवाने के लिए एप्लीकेशन दें तो सावधान रहें दोस्तों। यदि आपको बहुत ज़रूरत है तभी दें, ऐसा नहीं हो कि आप वैसे ही ट्राई मारने के चक्कर में एक बार निकलवा लें तो आपका एक चांस निकल जाएगा। जब भी आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब आपका हिस्सा ज़्यादा जमा हो जाए, उसके जब आप 25% निकलवाएंगे पहले बार में ही तो आपको अच्छी राशि मिलेगी। तो आप कोशिश ये करें, यदि आप राजस्थान के बाहर के एनपीएस कार्मिक हैं तो एनपीएस की इस हिस्सा राशि को तभी निकलवाएं तब आपको बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत हो, अन्यथा नहीं निकलवाएं। ये मेरी पर्सनल आपको सलाह है। एनपीएस की जो ये स्वयं की जमा हिस्सा राशि है उसकी आप अधिकतम 25% की राशि को निकलवा सकते हैं, उससे अधिक नहीं निकलवा सकते हैं। उससे कम आप कितना ही निकलवा लें कोई बात नहीं है, परंतु 25% से ज़्यादा राशि निकलवाने के लिए आप अप्लाई बिल्कुल न करें। अब जो ये एनपीएस के 25% राशि निकलवाने के लिए आप अप्लाई करोगे उसके लिए आपके पास वजह होनी चाहिए। वो वजह क्या हो सकती है, या तो आपके बेटे की या बेटी की शादी हो, या फिर आप मकान ले रहे हो या खरीद रहे हो या निर्माण कर रहे हो, दोनों कंडीशंस में आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे आपका पुत्र हो, पति हो, पत्नी है, आश्रित माता पिता हो या आपका कोई दत्तक पुत्र हो जो कानूनी रूप से आपका दत्तक पुत्र हो, तो उसके इलाज के लिए भी आप इस राशि को निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एनपीएस की 25% राशि के लिए यदि आपने बैंक डिटेल सीआरए एनएसडीएल पर अपडेट की हुई है परंतु वह अभी तक भी अपडेट नहीं हुई है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका नोडल विभाग आपका एसआईपीएफ ऑफिस होता है। वहां पर आप ऑनलाइन तो अप्लाई कर देते हैं, वहां पर हालांकि आपको ऑफलाइन कोई कागज देने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ये एसआईपीएफ ऑफिस के कार्य करने वाले कार्मिकों की या तो कमी है या जो भी कहें, वो स्वतः ही इसको अप्रूवल नहीं कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें 2-5 दिन में अपडेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्वयं एसआईपीएफ ऑफिस में जावें। आप जब इसको बैंक डिटेल को अपडेट करते हैं तो आपको एक पीडीएफ उसमें प्राप्त होती है फॉर्म की, उसका प्रिंट निकलवा लें और वो वहाँ पर दे आवें तो वो वहाँ पे आपको इजी वे में और जल्दी से जल्दी आपकी बैंक डिटेल अपडेट कर देंगे।
अन्यथा आपको ज़्यादा समय भी इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, किस प्रकार से SIPF की कार्यशैली है यह इस पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, यदि आप राजस्थान के कर्मचारी हैं तो अब आपका NPS का हिस्सा तो कटना हो गया है बंद। तो अब आपके हिस्से में जो भी हिस्सा राशि है वो सब CRA NSDL पर PFRDA के पास में सुरक्षित है या यूं कहें शेयर मार्केट में लगा हुआ है। अब आपके पास विकल्प तो है कि आप इसको निकलवा सकते हैं 25% राशि को, परंतु जो ये 25% राशि नहीं निकलवाते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, यदि आपको पता हो तो मैंने एक बार इससे संबंधित पूर्व में वीडियो बनाया था जब OPS लागू हुआ था, तो मैंने बताया था उसमें कि जो ये राशि है आपकी, इस राशि का क्या होगा। इस राशि को दोस्तों सरकार क्या करेगी, PFRDA से जब भी निकलवाएगी, निकलवा करके अपना एक अकाउंट होगा इनका खुद का सरकार का, उस अकाउंट में इस राशि को डालेंगे। डालने के बाद जब आप रिटायर्ड होंगे तभी आपको ये राशि मिलेगी, अन्यथा ये राशि नहीं मिलेगी उससे पहले। अब जब वो राशि मिलेगी तो जब से आप नौकरी लगे हैं तब से लेकर के रिटायर्ड होने तक उसमें जो विभिन्न सालों में GPF की जो विभिन्न ब्याज दर रही है, उस ब्याज दर की गणना करते हुए आपको रिटायरमेंट के समय यह राशि दे दी जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। परंतु दोस्तों, GPF की राशि यदि आपकी इतने हिस्से तक जमा होती तो आप उस पर लोन ले सकते थे, परंतु जो अब तक आपकी राशि PFRDA के पास है और जिसे सरकार अपने अकाउंट में डालेगी उस पर आप लोन नहीं ले सकते। तो आपके पास यहाँ पर एक विकल्प है कि जो 25% राशि है उसको आप निकलवा सकते हैं, और वो निकलवा रहे हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने निकलवाया हुआ है, 2-3 दिन में ही उनकी राशि जमा हो गई थी। तो कई लोग इसे लेकर के भी भ्रमित हैं कि राजस्थान में निकल भी रही है कि नहीं निकल रही है राशि। तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, 25% राशि निकल रही है और खूब आवेदन SIPF ऑफिस में इसके लिए आ रहे हैं। तो OPS बहाली पर इसका कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस यह है, यदि आप आज उस राशि को निकलवा लेते हैं तो यदि आप उस राशि को बाद में निकलवाते हैं तो जो GPF राशि का जो ब्याज मिलता वो नहीं मिलेगा। वो अब तक जो जमा हिस्सा राशि, तो अब तक जो ब्याज की गणना होगी वही ब्याज आपको मिलेगा। अब इसमें एक फायदा मैं तो ये भी देखता हूँ कि यदि आप यूं सोचें कि जिस GPF राशि को जैसे राजस्थान सरकार अपने अकाउंट में डालेगी तो वो तो वहाँ ब्लॉक हो जाएगा पूरे रिटायरमेंट तक, तो आप उस पैसे को निकलवा ही नहीं सकते। तो आप जितना निकलवा सकते हो उतना तो निकलवाएं। यदि आपको आवश्यकता है तो मेरे को आवश्यकता है, इसलिए मैं तो इसको निकलवाऊंगा। और मैं तो यही सलाह दूंगा आप सबको, यदि आप को आवश्यकता है तो आप इसे निकलवाएं, और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है तो इस पैसे को निश्चित ही वहां पर रहने दें। रिटायरमेंट के समय आपको GPF के ब्याज की गणना करते हुए सरकार आपके पैसे को वापस दे देगी। तो दोस्तों, ये तो मैंने जानकारी अब दी है आपको कि NPS की राशि को निकलवाने के लिए क्या क्या शर्तें निर्धारित है। साथ ही NPS की राशि यदि आप निकलवाते हैं राजस्थान में तो आपके OPS पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही बैंक डिटेल यदि अपडेट नहीं हुई है CRA NSDL पर तो आपको क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की ओर। वहां पर अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम मोबाइल पर, अपने स्वयं के मोबाइल पर NPS की 25% राशि को निकासी के लिए क्या प्रक्रिया दोहराएं, ताकि जल्दी से जल्दी मात्र 3 से 5 दिन में अपनी राशि अपने बैंक अकाउंट में सीधी जमा हो जाए। दोस्तों, ये राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही जमा होगी। तो चलते हैं अब स्क्रीन की ओर। दोस्तों, NPS के अपने स्वयं के 25% हिस्से को विड्रॉ करने के लिए आप अपने मोबाइल पर किसी भी ब्राउज़र में सबसे पहले सर्च करें CRA NSDL। जैसे ही आप CRA NSDL को सर्च करेंगे तो CRA NSDL की जो सामने दी गई है वेबसाइट ये आपके सामने आ जाएगी। इसको आपको ओपन करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो इसको करते हैं ओपन। CRA NSDL की वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें दोस्तों ब्राउज़र में 3 डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको टच करना है। टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएँ, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट दिखेगा। इसके आगे चेक बॉक्स पर राइट का निशान कर लें तो अच्छे से आपको सभी कंटेंट दिखाई देंगे। दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइबर्स में आपको यूज़र ID और पासवर्ड और कैप्चा डालना है और उसके बाद सबमिट पर जाकर के लॉगिन करना है। दोस्तों, यदि आपको अपनी यूज़र ID और पासवर्ड याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ
आपके जो प्रान नंबर होते हैं वो आपके यहाँ पर यूज़र आईडी का काम करते हैं, और पासवर्ड किस प्रकार से रीसेट करते हैं इसका एक वीडियो मैंने पूर्व में बनाया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसे आप देखकर अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और कुछ इस प्रकार से आपको ये वेबसाइट ओपन होकर के दिखेगी। ये इसका पूरा इंटरफेस है दोस्तों। अपने 25% राशि आहरित करने के लिए दोस्तों जो ट्रांजैक्ट ऑनलाइन का दिखाई दे रहा है इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे कुछ विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसमें जो विड्रॉल विकल्प है इसको आप टच करेंगे तो पुनः 4 विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला जो विकल्प है पार्सल विड्रॉल फ्रॉम टायर 1, तो आपको इसे टच करना है। इसी के माध्यम से आप अपने स्वयं के हिस्से का 25% राशि को आहरित करने के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप टच करें। जैसे ही आप पार्सल विड्रॉ फ्रॉम टायर 1 करेंगे तो आपको एक नोट दिखाई देगा। इस नोट के ध्यानपूर्वक पढ़ लें दोस्तों। इस नोट के अनुसार 25% राशि आहरित करने की प्रक्रिया में OTP ऑथेंटिकेशन या ई साइन करना अति आवश्यक है। उसके बगैर दोस्तों आपकी 25% राशि आहरित करने की प्रक्रिया निष्पादित नहीं मानी जाएगी। OTP ऑथेंटिकेशन के लिए दोस्तों 2 OTP आते हैं। एक OTP आता है आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी पर जो आपने CRA पर रजिस्टर्ड करवाई हुई है। दूसरा OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो कि CRA पर रजिस्टर्ड है। इसलिए दोस्तों जब भी आप ये प्रक्रिया करें तो अपने मोबाइल में या आप अपने डेस्कटॉप पर जो आपकी ईमेल आईडी है रजिस्टर्ड उसको ओपन करके रखें, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसको अपने साथ रखें। जैसे ही आप OTP आए तो समय पर OTP को डाल सकें। इसके अलावा दोस्तों ये तो थी OTP ऑथेंटिकेशन के लिए। यदि आप OTP ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास अब नहीं है या ईमेल आईडी की पासवर्ड आप खो चुके हैं या जो भी है, इसके अलावा दोस्तों आप ई साइन भी कर सकते हैं। ई साइन के लिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि CRA रिकॉर्ड में आपका नाम और आधार में आपका नाम 100% सेम होना चाहिए। दोनों में सेम नाम होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यदि दोनों में के नाम में अंतर है, कोई भी मिस्टेक है किसी एक के नाम में या तो आधार में या CRA सिस्टम में, तो फिर उस कंडीशन में आप ई साइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों ई साइन का ऑप्शन आप तभी चुनें जब आपके आधार में और CRA में नाम बिल्कुल सेम हो और आधार में जो आपका रजिस्टर्ड नंबर हो वो आपके पास उपलब्ध हो। इस पूरे नोट को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद दोस्तों जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आपको आपके प्रान नंबर दिखाई देंगे और वहाँ पर सबमिट और रीसेट का आपको विकल्प दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर सबमिट का विकल्प चयनित करना है। जैसे ही आप अपने यहाँ पर प्रान नंबर चेक करने के बाद सबमिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपके प्रान नंबर दिख जाएंगे, सब्सक्राइबर का नेम यानी कि आपका कर्मचारी का नाम दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, विड्रॉल टाइप दिख जाएगा दोस्तों, आप किस प्रकार का विड्रॉल करवा रहे हैं, कंडीशनल विड्रॉल करवा रहे हैं 25% वो लिखा हुआ आ जाएगा, सेल्फ कंट्रीब्यूशन आपका कितना है वो संपूर्ण राशि यहाँ पर आ जाएगी। यदि आपने पूर्व में किसी प्रकार का विड्रॉल किया है अमाउंट तो वो राशि यहाँ पर आ जाएगी। हमारे केस में यहाँ पर 0 है। इसके अलावा दोस्तों परसेंटेज टू बी विड्रॉल, आप कितना % राशि निकलवाना चाहते हैं वो यहाँ पर है। इस पर आपको टच करना है। जैसे आप टच करेंगे तो 1 से 25% की राशि आप यहाँ पर निकलवा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, हम 25% ले रहे हैं। पर्पज ऑफ विड्रॉल यहाँ पर दिया गया है, आपको इसे टच करना है। जैसे ही आप इस रीजन को टच करेंगे तो सभी विकल्प आपके सम्मुख यहाँ पर आ जाएंगे। इनमें देख लें दोस्तों, जो भी आपको उचित लगता है, जिस कारण से आप निकलवाना चाहते हैं वो कारण चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट को टच कर रहा हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, जैसे ही आप यहाँ पर परसेंटेज टू बी विड्रॉएबल % को लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 25% लिया तो मेरी जो हिस्सा राशि जमा है उसका 35% स्वतः ही यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। जैसे मेरे यहाँ पर 1,22,770 रुपये 50 पैसे आ गए हैं।
परसेंटेज और कारण लिखने के बाद आपको सबमिट प्रेस करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपसे संबंधित सभी जानकारियां दोस्तों आपके सम्मुख यहां पर आ जाएंगी। सभी जानकारियों को आप चेक कर लें। आपके 25% राशि जो आपने चूज की है वो कितनी निकलने वाली है, वो राशि यहां पर एक बार फिर से आ जाती है। किस कारण से आप राशि निकलवा रहे हैं वो आ जाती है। ट्रांजेक्शन टाइप इलेक्ट्रॉनिक है, आप इलेक्ट्रॉनिक ही रखें दोस्तों। बैंक अकाउंट की आपकी डिटेल आ जाती है। यदि बैंक अकाउंट डिटेल आपके अपडेटेड नहीं है तो उसे अपडेट करवाएं दोस्तों। किस प्रकार से आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी है इसका वीडियो मैंने पूर्व में बनाया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये सभी जानकारियां चेक करने के बाद दोस्तों यदि आप कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, वैसे इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सभी जानकारियाँ आप अच्छे से चेक कर लें दोस्तों, यहाँ तक कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी चेक कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म को प्रेस करें। कन्फर्म प्रेस करने के बाद एक बार पुनः दोस्तों जो थोड़ी देर पहले आपकी जानकारियाँ ओपन होकर के आई थी वो सभी जानकारियाँ ओपन होकर के आएंगी। साथ ही एक चेक बॉक्स आएगा और उसके साथ कुछ चीज़ नोट्स दिए गए हैं, कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, उनको पढ़ लें। उसके बाद चेक बॉक्स को राइट कर निशान करके ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन को आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और ₹1 समथिंग आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, जिसका आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। उसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कन्फर्म का बटन प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस नज़र आएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह बताऊँगा कि 25% राशि के लिए जो हम अप्लाई करना सीख रहे हैं ये वास्तव में अप्लाई हो रही है और 25% राशि वापस आ भी रही है। मैं अपने एक दोस्त का अकाउंट यहाँ पर आपको बताऊँगा। साथ ही संक्षेप में आपको बैंक डिटेल को अपडेट करना भी यहीं पर अंत में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए दोस्तों। अब मैं आपको यहां पर बता दूं दोस्तों कि OTP वेरिफिकेशन करने के लिए दोस्तों आपको 2 OTP आएंगे। एक OTP आएगा आपके CRA पर रजिस्टर्ड ईमेल पर और दूसरा OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल पर। वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। यदि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या रजिस्टर मोबाइल है वह उपलब्ध नहीं है तो आप ई-साइन के जरिए भी यहाँ पर इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। ई-साइन के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ई-साइन के लिए ज़रूरी यह है कि आपके आधार में और CRA में जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए। साथ में ही दोस्तों आधार में जो आपका लिंक्ड मोबाइल है वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि OTP उसी पर आने वाला है। इसी के बाद प्रक्रिया संपन्न होगी दोस्तों। यहाँ पर OTP या ई-साइन के माध्यम से हम लोग इस आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करें इसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी कारण से यहाँ पर OTP या ई-साइन के माध्यम से अपनी आवेदन प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाते हैं, ऐसा हो सकता है दोस्तों, हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। होता क्या है कि आपका या तो इंटरनेट किसी कारणवश डिस्टर्ब हो जाता है या आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ पर प्रॉपर नेट नहीं आ रहा है या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लॉग आउट हो जाते हैं या कोई भी समस्या हो जाए और आप यहाँ से बाहर निकल जाएं तो OTP और ई-साइन फिर आप कैसे करेंगे, उसके बगैर तो संपन्न होगी ही नहीं प्रक्रिया। और आप यहाँ पर पुनः एक बार यदि कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हम लोग, क्योंकि OTP और ई-साइन नहीं कर पाए हैं, तो फिर से एक बार आवेदन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, ये दोबारा आवेदन भी नहीं लेगा। तो आपको ऐसी प्रक्रिया में जाना है, ऐसे स्थान पर जाना है जहां से वापस आपको OTP और ई-साइन की प्रक्रिया प्राप्त हो सीधे। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप यहां से बाहर निकल गए हैं, OTP ई-साइन नहीं कर पाए हैं, तो आपको 15 दिन का समय मिलता है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको OTP और ई-साइन ऑनलाइन ही करना होता है। यदि आप 15 दिन के अंदर OTP और ई-साइन नहीं कर पाते हैं तो आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाता है और उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई दोबारा से कर सकते हैं 25% राशि को आहरित करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि OTP और ई-साइन का विकल्प आपकी स्क्रीन से गायब हो गया है किसी भी कारण से, तो कहां से आप OTP और ई-साइन की प्रक्रिया को वापस लेकर के आएँ ताकि आपको 15 दिन तक इंतज़ार नहीं करना पड़े पुनः एप्लीकेशन देने के लिए।
तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने होम पेज पर आ जाना है लॉगिन करके। इसके बाद में आपको ट्रांजैक्ट ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद विड्रॉल नीचे दिया गया है उसे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर 4 विकल्प ओपन होकर के आते हैं। तो जो सेकंड नंबर पर विकल्प दिया गया है व्यू पार्सल विड्रॉल रिक्वेस्ट, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो आपने जो अप्लाई किया हुआ है एप्लीकेशन 25% राशि आहरण करने के लिए, उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी सभी जानकारियाँ आ जाती है। फॉर्म आपको अंत में यहाँ पर मिल जाएगा। इसे आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपने फॉर्म में क्या भरा है। अब आप ये चाहते हैं कि OTP और ई-साइन की प्रक्रिया जो अधूरी रह गई है वो वापस आए, तो इसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट जो नंबर दिया गया है उस पर आपको टच करना है। आप जैसे ही इसे टच करेंगे तो पुनः दोस्तों ये आपको ई-साइन और OTP वाले स्थान पर लेकर के आ जाएगा। अब यहाँ से आप बड़ी आसानी से पुनः OTP और ई-साइन दोनों में से एक प्रक्रिया को अपना सकते हैं। मैं यहाँ पर OTP वाली प्रक्रिया को अपना रहा हूँ। मैं जैसे ही OTP को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर प्रोसीड टू OTP ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। ई-साइन भी यदि आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार और CRA दोनों में नाम सेम है और आधार वाला मोबाइल आपके पास है तो आप ई-साइन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर OTP का विकल्प ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरे SMS में रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS आएगा, साथ ही रजिस्टर्ड ईमेल पर OTP भी आएगा। दोनों OTP को मुझे यहाँ इंदराज करना पड़ेगा। प्रोसीड टू OTP ऑथेंटिकेशन में कर रहा हूँ। तो यह दोस्तों दोनों जगह OTP चले गए हैं। दोनों OTP मेरे को यहाँ पर इंदराज करने हैं। उसके बाद सबमिट OTP करना है। ये यहाँ पर दोस्तों मैंने मोबाइल पर आया हुआ OTP और ईमेल पर आया हुआ OTP डाल दिया है। अब करेंगे सबमिट। सबमिट करते ही OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ देखें दोस्तों OTP वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुल, OTP वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों डाउनलोड विड्रॉल फॉर्म से हम यहाँ पर हमने जो ये फॉर्म भरा है 25% राशि निकालने के लिए, उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों सारी प्रक्रिया यहाँ से संपन्न हो चुकी है। इसके बाद में आने वाले 3 से 5 दिन में आपकी राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हमारे एक मित्र की राशि विड्रॉल हो चुकी है। ये बताने के बाद आपके दिलो दिमाग में जो शक था कि 25% राशि निकल भी रही है या नहीं निकल रही है, वो शक दूर हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये हमारे उस मित्र का ऑनलाइन जो उन्होंने अप्लाई करा था 25% राशि को आहरित करने के लिए, उसकी डिटेल है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, प्रान नंबर है, स्टेटस है। स्टेटस में देखें आप स्पष्ट लिखा हुआ है कंप्लीटेड हो चुका है, उसके पैसे जमा हो चुके हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी 15 जून को। उसके बाद दोस्तों लगभग 3-4 दिन बाद इनके 1,06,046 रुपये इनके अकाउंट में जमा हो गए थे, विड्रॉल हो गए थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोस्तों इनका स्टेटमेंट से ये मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों टोटल विड्रॉल यहाँ पर 1,06,046, ये 25% राशि जो उन्होंने निकलवाई थी वो है। यहाँ पर आप जो 3 जुलाई 2022 देख रहे हैं दोस्तों, तो आप ये सोच रहे होंगे कि 15 जून को उन्होंने अप्लाई किया था, 3 जुलाई को ये विड्रॉल हुआ है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आज चूँकि 3 जुलाई है और आज 3 जुलाई को मैंने ये स्टेटमेंट देखा है, इसलिए यहाँ पर 3 जुलाई आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 25% राशि अभी भी आहरित हो रही है। आप चाहें तो इसको अभी भी निकलवा सकते हैं। मैंने आपको इसका सबूत बता दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, उसकी स्थिति क्या चल रही है वो जानने के लिए आपको ट्रांजैक्ट ऑनलाइन पर आना है, विड्रॉल पर आना है, व्यू पार्सल विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस पर आना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यह जानकारियाँ दिखाई देंगी। इनमें देखें दोस्तों तो स्टेटस एक्सेप्टेड बाय चेकर लिखा हुआ है, मैंने अप्लाई कर दिया है। ये अभी एक्सेप्ट होने के लिए चेकर के पास है, जब वो एक्सेप्ट कर लेगा और कुछ ही दिनों में 2 या 3 दिनों में ये पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो दोस्तों आपको करना है अप्लाई। अब मैं आपको यहाँ पर 1-2 मिनट में बहुत जल्दी में बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि बैंक डिटेल अपडेट किए बगैर ये है एप्लीकेशन संभव नहीं है। तो दोस्तों बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए होम पेज पर आपको डेमोग्राफिक चेंजेज है, उस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे अपडेट पर्सनल डिटेल्स आपको दिखाई देगी, तो उसे टच करें।
इसके बाद दोस्तों कुछ ये जानकारी आएंगी, तो बैंक डिटेल अपडेट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों अपडेट बैंक डिटेल जैसे ही आएगी तो यहाँ पर आपका प्रान नंबर आ जाएगा, टायर 1 आ जाएगा। अपडेट बैंक डिटेल पर आपको टच करना है। इसके बाद आपकी कुछ जानकारियाँ यहाँ पर ओपन होंगी दोस्तों। आपको यहाँ पर अपने अकाउंट से संबंधित सभी जानकारियाँ भर लेनी है। भरने के बाद में आपको कैंसिल चेक, बैंक पासबुक या बैंक सर्टिफिकेट में से कोई सी भी एक जानकारी यहाँ पर डाल देनी है, फिर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको डालना है और अप्लाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो फॉर्म होगा, आपने जो अप्लाई किया है वो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसका आप प्रिंट निकलवा लें। प्रिंट निकलवा करके SIPF ऑफिस में दे करके आवें। हालांकि दोस्तों इसे ऑनलाइन करने के बाद में ऑफलाइन जा कर के देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु SIPF के लोगों के पास क्योंकि ज़्यादा तादाद में इसकी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, तो वह वहाँ पर जो जा कर के मिलता है पहले उनका जल्दी कर देते हैं। इसलिए आप जा कर के वहाँ पर दे आएँ तो ज़्यादा जल्दी से आपकी बैंक डिटेल अपडेट हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आप पैसा अपना 25% राशि निकलवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी संपूर्ण जानकारी NPS की 25% राशि को आहरित करने से संबंधित। इसमें दोस्तों मैंने लगभग सभी जानकारियाँ दे दी है। यदि आपकी इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।